पहले से तैयारी पार्टी ने करवाई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? पार्टी में तैयारी करा रहे थे कि जैसे आपको सबको पता है पहली बार असेंबली में जाना था। इससे पहले कभी आप असेंबली में गए थे डॉक्टर रहते हुए? पहले मैंने टीवी में ही असेंबली देखी थी, वहां लड़ाइयां होती थी। जैसे मैं वहां अंदर गया तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। तो लेजिस्लेचर होते हैं एमएलए, तो एक पढ़े लिखे, आपको लगता होगा जाके बड़ा तरीके से बात करनी है, मगर वहां जो अंदर चल रहा था ऐसे धक्का मुक्की, ये वो नई चीज थी बिल्कुल। हाँ, वो तो मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन देखो, आप जम्मू की आवाज उठानी, आप लातें भी उठानी मारनी पड़े वो भी मारने, मुक्के मारने पड़े वो भी मारने पड़ेंगे। मैं तो जम्मू वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है। और जैसे मैंने इलेक्शन लड़ी, मुझे तो कुछ नहीं पता था, जो भी अरेंजमेंट होता था वो संगठन ही करता था, संगठन ही तैयार करता था। आज मैंने जहाँ जाना है और संगठन ही, आज 3 दिन मैंने जलसा करना, वो संगठन का निर्णय होता था, मेरा कोई निर्णय नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनावों में बीजेपी ने बहुत सारे नए चेहरों को मौका दिया था और वो जीत कर भी आए। और जब जीत कर आए तो सीधे कश्मीर जाने का मौका मिला और पहला असेंबली सेशन था। वहां जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। तो यानी कि सियासत की जो मुख्य चीजें होती हैं, असेंबली के अंदर जाकर धमाल करना, ये वो करना, वो सब बीजेपी के विधायकों के लिए सीधे से विधायक बनने के बाद पहल कदम था। अब आगे स्ट्रेटेजी क्या है और पार्टी किस तरह से इनको आगे लेकर जाएगी, ये बहुत अहम है देखना। और जम्मू कश्मीर को और खास तौर पे जम्मू को तो बीजेपी पे इसलिए उम्मीदें हैं क्योंकि 29 विधायक जम्मू से चुनकर आए हैं। हमारे साथ बीजेपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बिश्नाह से विधायक हैं डॉक्टर राजीव भगत। पेशे से डॉक्टर थे, टिकट मिल गई, रिजाइन करके सीधे चुनाव लड़ा और जीत गए। जीतने के बाद फिर हो हल्ला भी हुआ और इनसे जानते हैं कि आखिर इस समय विधायक बनने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और आगे की सियासत क्या है और आगे अब जनता की सेहत को किस तरह से देखने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, बड़ा स्वागत है आपका हमारे साथ। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि सीधे रिजाइन किया और चुनाव लड़ लिया और उसके बाद विधायक बन गए, और फिर जाते ही असेंबली में इतना ज्यादा 5-6 दिन जो है हो हल्ला हुआ, कोई ट्रेनिंग मिली थी कि विधायक बनने के बाद ऐसा कुछ होना है या सीधे नई चीज थी? देखिए दीपक जी, ऐसी ट्रेनिंग तो कोई नहीं थी, लेकिन हाँ, जैसे रहा कि रिजाइन देने के बाद सीधे विधायक बन गए जी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब तक मुझे मैंडेट नहीं मिला था जी, तो मैं हॉस्पिटल में ही नौकरी कर रहे थे, रूटीन में जो ड्यूटी होती दे रहा था। जी। और जिस दिन अनाउंसमेंट हुई तो मैं उस दिन भी हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। अच्छा। 12:30 का टाइम था। उस दिन मुझे फोन आया कि आपका नाम आज तक पे आ रहा है। अच्छा। उसमें लिखा था राजीव कुमार। कहता राजीव कुमार लिखा, डॉक्टर नहीं लिखा है। अच्छा। मैं चलो यार देखते हैं, कंफर्म करते हैं। और थोड़ी देर बाद मुझे फोन भी आ गया जी कि आपका नाम क्लियर हो गया, आप अपनी तैयारी करें। तो ऐसे मैंने फिर उसके रिजाइन तो मैंने ऑलरेडी अपना सबमिट कर दिया था। तो इससे मेरा इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ। बाकी रहा कि आपने जैसे असेंबली में कैसा रहा कि कोई पहले से तैयारी पार्टी ने करवाई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? पार्टी में तैयारी करा रहे थे कि जैसे आपको सबको पता है पहली बार असेंबली में जाना था। पहली बार असेंबली में जाना, वो एलजी का जो भाषण था उस पर हमने बोलना था। हम तो उसकी तैयारी करके गए हुए थे। तो सुबह 10 बजे पहले हमारी एक मीटिंग भी हुई थी जाने के पहले। जैसे हम असेंबली में पहुंचते हैं तो वहां से बाहिर पर आई एक रेजोल्यूशन लेके। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि रेजोल्यूशन क्या है। जो हमारे जो सीनियर लीडर थे उनको तो सारा पता था, जो पहले रहे हैं। उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। और बदकिस्मती से जब वो जैसे वो रेजोल्यूशन लाता वो बनता नहीं था। वो तो पॉलिटिक्स उस पर कर रहे थे जी। तो हमारे स्पीकर साहब ने उस पर बोला कि मुझे अभी तक ये रेजोल्यूशन आया नहीं है, आप क्यों इस पे शोर गुल्ला कर रहे हो। लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर थे उनको सब पता था जी। इसलिए हमने उसका पूरा जोर से मुकाबला किया। हमारे जितने विधायक जीत के गए थे हमने डटकर उसका मुकाबला किया और हमने हाउस भी नहीं चलने दिया। तो तभी से हमारे स्पीकर साहब बैठे थे तो वो शुरू हो गए भाषण देना। देखिए अब मैं स्पीकर बन गया हूँ, अब मैं सिर्फ एनसी का स्पीकर नहीं हूँ, अब मैं पूरे सारी पार्टियों का स्पीकर हूँ। वो अपना तो उन्होंने दर्शा ही दिया। जैसे ही वो तीसरे दिन फिर से हमने असेंबली में जाना था, एलजी के भाषण को हमने संबोधित करना था जी। तो वो वहां एक होड़ लगी हुई थी पीडीपी है और कांग्रेस में। पहले कौन जी। पहले दिन तो उन्होंने मिस कर दिया मौका। तो उन्होंने आते ही स्ट्रेटजी बनाई थी तो हमारे जम्मू वालों को ही आगे कर दिया, हमारे डिप्टी सीएम और आगे कर दिया रेजोल्यूशन, वो उन्होंने रखा बदकिस्मती से।
जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसका भी हमने पुरजोर विरोध किया। और क्या था डॉक्टर साहब उस रेजोल्यूशन में, क्या था? रेजुलेशन पे तो इनडायरेक्टली उन्होंने 370 वो पीछे से मांग रहे थे। वो उनका तो कहना है इसमें रेजुलेशन में हमने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखा। आपको भी कॉपी मिली थी, पढ़ा था आपने? हाँ, कापी पे तो उन्होंने 370 तो नहीं लिखा था, मेंशन नहीं था। लेकिन इनडायरेक्टली जो उन्होंने मांगा था वो 370 के आसपास ही घूम रहा था। अब सभी को पता है कि 370 अब ये गड़े मुर्दे हो गए, वो ये तो वापस तो आने से। वापस आने वाला। एक बार हड्डियां जो गंगा में बह जाती हैं वो वापस नहीं आती, वो जी। इनको भी पता है। ये सिर्फ कश्मीरियों को गुमराह करने के लिए और खुश करने के लिए वो एक पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो उन्होंने अपना जो अपना पाला था वो चल दिया है। हम अब देखो, हम खास तौर पे हमें जम्मू वालों ने अपना जो इस बार, मैं तो जम्मू वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है। और एक बार जम्मू वालों ने बहुत बड़ा दिल करके हमें जो 28 जो विधायक बना हाँ, के भेजे 29 हैं, जीता है, चलो। 29 राणा साहब बदकिस्मती से नहीं रहे। राणा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। तो हमारा भी अब फर्ज बनता है कि हम जम्मू की आवाज जोर शोर से उठाएंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलवाना चाहता हूँ जम्मू वालों को कि आगे फिर से ये सेशन स्टार्ट होना है। तो हम अगर जम्मू के लिए, जम्मू के नाइंसाफी, हम उनके खिलाफ हो, जम्मू के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाएगा असेंबली में, तो हम 28 के 28 उसका डॉक्टर साहब, जब आप असेंबली में गए थे पहली बार, पहले तो इससे पहले कभी आप असेंबली में गए थे डॉक्टर रहते हुए? नहीं, पहले मैंने टीवी में ही देखा, असेंबली देखी थी, वहां लड़ाइयाँ होती थी। जैसे मैं वहां अंदर गया तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। जैसे वहां शुरू हो गया ना एक जगदम, हाँ। पहले तो मैं पीछे रहा, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। तो धीरे धीरे मेरे को समझ आ गया पीछे रहने से काम नहीं चलेगा, डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। तो अब हम जोर शोर से जम्मू के मुद्दे उठाएंगे। नहीं, आपको तो जैसे बताया होगा कि आपने वहाँ कोई ऐसा रेजोल्यूशन आता है, बड़े तरीके से वो करना है। और सारे देखो लेजिस्लेचर होते हैं एमएलए, तो एक पढ़े लिखे, आपको लगता होगा जाके बड़ा तरीके से बात करनी है, मगर वहाँ जो अंदर चल रहा था ऐसे धक्का मुक्की, ये वो नई चीज थी बिल्कुल। हाँ, वो तो मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन देखो, आप जम्मू की आवाज उठानी, आप लातें भी उठानी, मारनी पड़े वो भी मारे, मुक्के मारने पड़े वो भी मारने पड़ेंगे। लेकिन अब जम्मू की आवाज हम जोर शोर से उठाएंगे। और जम्मू ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, और जम्मू के लिए हम कुछ भी करने के लिए आपको भी तैयार। मार्शल आउट किया था, मार्शल हाँ में उठा के? हाँ, बिल्कुल, मुझे भी मार्शल आउट किया था। लगी लुगी तो नहीं थी आपको? नहीं लगी तो चलो ठीक ही रहा। कुछ एमएलए को लग भी गई थी। कुछ को लगी थी, जैसे हमारे एसएसपी साहब मोहन लाल मोहनलाल जी। जी हैं, उनको लगी थी। और जैसे जी अपने सीनियर हमारे लीडर हैं श्यामलाल जी हाँ, साहब, उनको उठा के जैसे बाहर उनको किया। उठा के ले जा रहे थे, मैंने उनको लग पीछे गई। से पकड़ा हुआ था। अच्छा। अगर मैंने उनको पकड़ा ना होता तो वो हाँ, जैसे गिर भी वो सकते थे। गिर जा सकते थे, उनको हेड इंजरी भी हो सकती थी। तो वो ये उनका जो हमारे जो है ना स्पीकर साहब, हम्म हम्म उनका जो है ना वो उनका ठीक नहीं था उनका। हम्म वो क्या कर रहे थे, वो जिस चीज को उठाना वो पर्ची लिख के भेज रहे थे, वो मार्शल वही उनको उठा उठा के। कौन लिख के भेज रहा था पर्ची? स्पीकर साहब। अच्छा। हाँ, अपने अपनी ही पार्टी के लोग? आप अपनी क्या नहीं, हमारी अच्छा, पार्टी, हमारी कि पार्टी। नाम लिख के भेज रहे थे किसको बाहर करो? इसको बाहर करना है, जो अच्छा। जहाँ एक्टिव हो रहा है, जो उसका विद्रोह कर रहा था, हम्म। उसको वो उठा उठा के बाहर फेंक रहे, मार्शल के थ्रू बाहर फेंकवा रहे थे। तो चलिए, ये तो असेंबली में वैसे चलता है। डॉक्टर साहब, आपकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सियासत में थी, या सीधे आपको ही बीजेपी ने टिकट दिया और आप पहले हैं जो इसमें आए हैं सियासत? नहीं, मेरी पॉलिटिकली मेरी फैमिली में हिस्ट्री थी। मेरे फादर भी पॉलिटिक्स में, उन्होंने इलेक्शन लड़ी हुई है। अच्छा। मेरी बुआ जी हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, जी। वो भी पॉलिटिक्स में हिस्ट्री तो थी हमारी। तो इसलिए मेरे को पॉलिटिक्स में आने का था। लेकिन जैसे जैसे मैंने ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल ऑफिसर, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बिजनौर से आके इलेक्शन लड़ूंगा और एक दिन आके वहां से एमएलए बनूंगा। ये धीरे धीरे मुझे, जब वहाँ मैंने काम शुरू करना किया, लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन होना शुरू की। और जब खास तौर पर मैंने फिर, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर विक्रांत, वो संघ से अच्छा। आते थे, उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई। मैंने धीरे धीरे संघ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और बीजेपी, मैक्सिमम जो बीजेपी वाले जितने भी बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको उनसे मेरी इंटरेक्शन होना शुरू हो गई। वो मैक्सिमम जो भी कोई भी कैंप वगैरह लगते थे, हम इकट्ठे ही लगाया करते थे। और कोई भी बीजेपी का फंक्शन होता था, मैं उसमें भी उसमें शामिल होता बीइंग डॉक्टर भी। बीइंग डॉक्टर भी। अच्छा, आपके पिताजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे हैं, आपकी बुआ जी कांग्रेस में थी जब वो जीत के आई जी थी, जी जी। कैबिनेट मिनिस्टर भी रही। तो आपका बीजेपी में जो आगमन था, ये आरएसएस के थ्रू हुआ? आरएसएस के थ्रू हुआ। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी की जो
वो उनके जब मैं भाषण सुनता था उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हो गए, इसलिए मैंने बीजेपी में आने का जो तो ये फैसला लिया। परिवार ने फैसला लिया था कि आप बीजेपी की तरफ जाएंगे, या आपका निजी फैसला ये था? मेरा निजी निजी फैसला था। बाकी मेरे परिवार वाले तो उनकी सोच कांग्रेस की थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो भी मेरे साथ, जब मैं आया तो वो भी मेरे साथ इसमें शामिल हो पार्टी गए। ने आपको ऑफर किया था टिकट के लिए, या आपने कोशिश की कि टिकट मिल जाती है तो फिर मैं नौकरी नहीं, मैं छोड़ूंगा? इतना इतना अब मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ कि पार्टी मेरे को ऑफर करेगी। जी, मैंने ही कोशिश की। कोशिश की और प्रयास की, और पूरे बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना भी पूरा संगठन था, जिस संगठन का ही पूरा प्रयास था कि मुझे जो बीजेपी में जो टिकट मिली है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी जो पार्टी है उसका जो संगठन है वही आगे आके लड़ाता है, सर्वोपरि है। सर्वोपरि है, और संगठन ही मतलब जिताता है। आरएसएस का ही पूरा रोल रहता है इसमें। आरएसएस और बीजेपी दोनों संगठन एक का नहीं, दोनों का मिलजुल के ही काम होता है, और संगठन ही देखो, मैंने कांग्रेस को भी देखा है, जब वो इलेक्शन लड़ते तो उनको कहीं पर जलसा वगैरह करना होता तो उनको पहले इंतजाम करना पड़ता, और जैसे मैंने इलेक्शन लड़ी मुझे तो कुछ नहीं पता था, जो भी अरेंजमेंट होता था कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेते वो थे। संगठन ही करता था, संगठन ही तैयार करता था। आज मैंने जहाँ जाना है और संगठन ही, आज के 3 दिन मैंने जलसा करना, वो संगठन का निर्णय होता था, मेरा कोई निर्णय नहीं होता था। बीजेपी ने जब आपकी टिकट अनाउंस करनी थी बिश्नाह से, तो हम लगातार तब खबरें भी चला रहे थे, देखते थे बहुत टफ कंपटीशन था, बिश्नाह की टिकट बहुत लेट अनाउंस हुई थी। तो कंपटीशन में मतलब आप ही की पार्टी के 3-4 लोग वहां साथ में थे कि जी किसको जी जी मिलेगी किसको जी नहीं जी। मिलेगी। तो ऐसे में कहीं आपके ऊपर बड़े नेताओं का आशीर्वाद था, ये कारण है टिकट मिलने का, या फिर आपने जो जॉब अपनी एज ए डॉक्टर बिश्नाह में की है, जो लोगों के बीच में आपका एक बहुत ज्यादा फैनफेयर था, लोग पसंद करते थे, वो कारण रहा? क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण था जो मैंने लोगों की सेवा की हम्म। थी, वहाँ के लोग मुझे चाहते थे। और जब जब वो सर्वे होते थे, आपको हम्म। पता है कि जब पार्टी सर्वे कराती है, वो जी। सर्वे में वो मेरा जो पैनल वाले आते थे उसमें मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो लोगों को पसंद थी वो मेरा नाम आता था। अच्छा। एक वो बड़ा कारण था। दूसरा कारण था कि बिश्नाह का जो संगठन है, हम्म। बिश्नाह का जो संगठन है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है, तो मेन कारण वही था कि जो आज मुझे टिकट मिली और मैं आपके सामने आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपके लिए एक बहुत मशहूर बात है, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी दिखी, अभी भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर अजीब भगत ऐसे डॉक्टर हैं कि रात को 2 बजे भी उठा लो, सुबह 4 बजे भी उठा लो, कोई बीमार है फोन करो, वो बोलते हैं तुरंत आ जाइए, और घर से खुद भी हॉस्पिटल आ जाएंगे, किसी के घर भी आ जाएंगे। तो आपने इस तरह का संपर्क रखा था जो सही में एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है। एज ए लीडर भी आप ऐसा ही लोगों के साथ संबंध रखना चाहते हैं या रख रहे हैं एज ए एमएलए? जैसे मैं एज ए मेडिकल अफसर सेवा करता था, आज भी वही कर रहा हूँ। मैं आपको दीपक जी एक बात बताना चाहता हूँ, 10 दिन पहले ही मुझे कोई, अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे फोन आया, वो पेशेंट भी था मेरा, अच्छा। अब मेरा वोटर भी है। वोटर भी है। वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे रेफर कर दिया, बताओ मैं क्या करूँ। मैं तेरे को प्रॉब्लम क्या है पहले बता। वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, वो उसका इलाज वहाँ भी हो सकता था, वही मैंने उसको रिकमेंड किया, वो ठीक हो गया। आज वो फ़ोन किया, क्या डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मुझे जम्मू जाना पड़ना था, जो आपने मुझे ट्रीटमेंट दिया था वही। इसलिए मैं अब एक विधायक के साथ साथ डॉक्टर का रोल भी निभा रहा हूँ। अगर मैक्सिमम मुझे अभी कॉलें आती हैं, जो मेरे बुजुर्ग जी पेशेंट हैं, जी। वो आज भी मुझे इतना फेथ करते हैं ना। मैक्सिमम जब मैं कंपेन करने में जाता था तो बुजुर्ग जो लेडीज होती थी, आदि पुत्रा मुझे तेरे सिवाय दवाई किसी की लगती नहीं, मैं कहाँ जाऊँ बता। अच्छा। मैंने माँ बोला, माँ तू फिक्र मत कर, ये मेरा नंबर है, तू दवाइयाँ मैं अभी दवाइयाँ अभी भी तेरे को भिजवा दूंगा, उसकी तू टेंशन मत ले। अभी मेरे ऑफिस में रोज 3 या 4 पेशेंट जरूर आते हैं जो मेरे को आके बोलते हैं कि हमें आपको दिखाना है। वो मैं कोशिश करता हूँ, मैंने अपने हॉस्पिटल ऑफिस में दवाइयाँ भी रखी हैं और उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड अच्छा, करवाता हूँ। मतलब एमएलए के पास आप आइए, और अगर आप बीमार हैं तो साथ में दवाई भी ले जाइए। दवाई भी ले अच्छा, ये दोहरे फायदे होंगे। हाँ। एक और चीज है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कितनी देर आपने नौकरी की, कितनी देर प्रोफेशन में रहे? देखो मैंने मैं 17 साल में बिश्नाह में रहा जी। और बिश्नाह के लोगों की सेवा की है। 17 साल आपने एज ए डॉक्टर लोगों के साथ संबंध रखे हैं, अभी आपको जुमा जुमा 1 महीना विधायक बने हुए, मजा किस में आ रहा है? एज ए डॉक्टर ज्यादा मजा आता था या मजा विधायक दोनों ठीक में है? आ रहा है। देखो एज ए मेडिकल प्रोफेशन मैंने उसको भी एंजॉय किया है। अब इस प्रोफेशन में मुझे मजा इसलिए आ रहा है कि अब लोगों की, जैसे मैं आया क्यों इस पॉलिटिक्स में, जी। एज ए जब मेडिकल प्रैक्टिशनर मेरी लोगों से इतना क्लोजनेस हो चुकी थी, तो वो एक डॉक्टर के साथ साथ वो मुझे कहते थे, डॉक्टर साहब महाराज ये काम नहीं हो रहा है, आप तहसीलदार को फोन करो, एसएचओ साहब को फोन करो। तो एज ए मैं मेरी इतनी तो वो मैंने गुडविल बना ली थी, एसएचओ के साथ बनती थी,
जी। लेकिन तब मैं रिक्वेस्ट कर सकता था। अब आप उन्हें अब मैं उनके निर्देश देता हूँ कि ऑन स्पॉट जो उनके काम ये चीजें लोगों के होनी हो चाहिए। रहे हैं, जो भी मेरे पास आ रहा है आजकल, हम्म, मैंने सीधा ही एक ये फंडा रखा है, जी ऑन स्पॉट काम होना चाहिए। जब मैं ये नहीं बोलता हूँ आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, जो भी आ रहा ऑन स्पॉट, जो भी काम होने वाला होगा वो ऑन स्पॉट, उनका स्पॉट काम, ऑन स्पॉट काम हो रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। आप खुद भी बिश्नाह से हैं, बिश्नाह को बेहतर तरीके से जानते हैं, डॉक्टर भी रहे हैं वहाँ, वहीं के रहने वाले हैं। बिश्नाह बहुत ज़्यादा इन फेमस रहा है ड्रग एडिक्शन के लिए। हाँ मतलब बिल्कुल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खास तौर पे पुराने समय से भी हम देखें, बहुत लंबे समय से इस बिल्कुल। ड्रग एडिक्शन से बिश्नाह को मुक्त कराना और ये जो एक काला धब्बा इस पे है इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, उससे निकालना, क्या स्ट्रेटजी बनाई है? जिस दिन मैंने शपथ ली थी, हम्म, इसके साथ मैं एक शपथ ये भी ली थी कि बिजनौर को नशा मुक्त बनाना है। जी। जैसे मैंने ओथ ली थी, आते ही मैंने एसएसपी जम्मू, हम्म, एसपी अपने साहब से और हम्म, एसएचओ साहब से एक मीटिंग बुला के उनको मैंने पहले ही मीटिंग में कहा हम्म, था कि मुझे बिजनौर जो नशा मुक्त चाहिए, जी। उसके लिए आप जो करना है करिए। तो इसके लिए मुझे अब लोगों के फोन आना भी शुरू हो, इस पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी? कार्रवाई होना शुरू हुई है। हम्म, इसमें कुछ ना कुछ दो चार जो बंदे पकड़ के उनको सलाखों के पीछे जी। भेज दिया गया है। और देखो, अब अगर आप लोग जैसे चाहते हैं कि नशा मुक्त बिश्नाह बने, हम्म, इसलिए उन लोगों को कुछ ना कुछ फिर बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे अब हमारे एसएचओ साहब आए हैं, हम्म, वो सख्ती कर रहे हैं, हम्म, फिर रात को फोन भी आते हैं हम्म, कि एसएचओ साहब को फोन करो कि छोड़ो। हम्म, मैं बिश्नाह की जनता से ये भी अपील करना चाहूंगा, हम्म, अगर आप बिश्नाह नशा मुक्त चाहते हैं, हम्म, आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हम्म, एसएचओ साहब सख्ती कर रहे हैं, हम्म। वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, वो एसएचओ साहब का और मेरा साथ दें ताकि हम बिश्नाह को नशा मुक्त बना सकें। डॉक्टर साहब, अभी जो हमारी असेंबली ये चुन के आई है, जेकेयूटी की असेंबली है, इतनी पावरफुल नहीं है। एज ए लिटरेट पर्सन, आप डॉक्टर भी थे, अब विधायक बने हैं, आपको लगता है स्टेटहुड वापस आना चाहिए, जरूरी है? दीपक जी, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि अगर वो स्टेट फूड वापस हमें देंगे, तो हम्म, उसमें चिंता की बात कोई नहीं। अगर हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने बोला स्टेट तो मिलेगी, लेकिन हम्म। टाइम पे मिलेगी, उसको वक्त लगेगा, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो स्टेट हमें, अभी लगता है आपको सही समय है? नहीं? अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगना चाहिए। थोड़ी कुछ कमियां हैं, उसको जैसे कमियां जो पूरी होती हैं तो हमें स्टेट मिलनी है और इसमें। कोई स्पेशल स्टेटस भी जम्मू कश्मीर को आपको लगता है मिलना चाहिए? हमारी जमीनों पे सिक्योरिटी, बच्चों की नौकरियों पे सिक्योरिटी? वो ऑलरेडी, जब हम देखेंगे इस पे, हम डिस्कशन करेंगे आगे। अभी फिलहाल ऐसा हमें कुछ अभी स्पेशल स्टेटस का आप जैसे इंडिकेशन हम्म, आप दे रहे हैं, जो कश्मीरियों की मंशा है वो 370 है, हम्म। वो तो आप नहीं, जैसे हिमाचल में 371 है। वो एक अलग चीज है, उस पर हम स्टडी करेंगे, वो हमारी पार्टी में हम सब मिल बैठ के इस पे फैसला लेंगे। अकेले में इस पे कुछ डिस्कशन नहीं। अच्छा, विधायकों से भी पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, या जो आपको ऊपर से पार्टी के निर्देश आते हैं उस तरह से चलते हो नहीं, ऊपर से बीजेपी में? हमें कोई निर्देश नहीं आता है। जो हमारी स्ट्रेटजी बनती है, हम सभी 28 के 28 एमएलए बैठ के बैठते हैं, हमारा लीडर अपोजिशन सब हमारे साथ बैठते हैं, जी। हम आपस में डिस्कशन करते हैं, वो ऑन स्पॉट हम जो भी निर्णय होता है वो लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर सरकार में इस समय जम्मू के जो दो मंत्री हैं, प्रमुख तौर पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और दूसरे सतीश शर्मा हैं, जी। वो लगातार बीजेपी में ज्यादा हमने वही बोलते हैं। तो ये एनसी ने जानबूझ के जम्मू के नेताओं को रखा है, या आपको लगता है कि वो बीजेपी को कहीं एक्सपोज करना चाहते हैं, या बीजेपी को लोगों के सामने? वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। बीजेपी के उन्होंने क्या एक्सपोज करना हाँ, है? हाँ। बीजेपी अपना 28 एमएलए अपना ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम्म। वो क्या है, वो तो मजे ले रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम और अपने, क्या नाम है इनका, सतीश सतीश जी, शर्मा जी, हाँ। आज तक 1 महीना हो गया, बताएं उनके कारकर्दगी उन्होंने क्या किया है, वो बताएं। आज तक उससे बातें की हैं और तो कुछ किया नहीं है उन्होंने। डिप्टी सीएम बने हैं तो लोगों की सेवा करें, लोगों का काम करें। उन्होंने बोला था कि 200 यूनिट बिजली फ्री कराएंगे, कराओ। खासकर जो बॉर्डर एरिया पे लोगों की प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करें। और इतने हमारे इशू हैं। ये माइनिंग के मिनिस्टर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही हैं आपके एरिया में, तो बहुत माइनिंग की शिकायतें देखो, होती हैं। माइनिंग की शिकायतें मुझे आ रही हैं और मुझे हर दूसरे दिन डीएमओ को फोन करना पड़ता है, तो फिर वो उनकी टीम जाती है तो वहाँ पे वो कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए हमारे डिप्टी सीएम से यही वो गुजारिश है कि आप अपने अपने जितने अपने अपने डायरेक्टर वगैरह हैं, इनको निर्देश दें कि ईमानदारी से आगे काम करें। सतीश जी ने एक दिन थोड़ा कुछ लूज टॉक की है बीजेपी के लिए, कहते हैं ये जो जोकर चुन के आए हैं बीजेपी के, तो इस तरह से आपको लगता है वो भी अब अभी पहली बार भी विधायक बने, ऐसे बोलना चाहिए, अब एक जबकि उनके जोकर, चाचा जी भी हैं? अब जोकर ही ऐसी एक बात कर सकता है। सतीश जी के पिताजी मदन लाल जी बहुत एक
सीनियर लीडर थे, उनकी जम्मू में बहुत इज्जत थी। इज्जत थी। अब मुझे अफसोस होता है जब सतीश जैसी बातें करते हैं। वो बदकिस्मती से मेरे गुआंढी हैं, और वो भी रूपनार रहते हैं, मैं भी, मेरे पड़ोसी हैं। मैं उनको यही बोलूँगा कि आप जब कोई भी बयान देते हैं सोच समझ के दें। ऐसा हम कुलीग हैं, लेकिन हमें उनको ऐसा कटाक्ष नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में लास्ट सवाल ही पूछूंगा। जम्मू कश्मीर में 370 का जो मुद्दा है, 370 तो 5 साल पहले चली गई, जैसे आपने खुद भी बोला कि वो गड़े मुर्दे हैं, वो करने का फायदा नहीं। पर क्या चर्चा क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र और झारखंड में इसका लाभ लेना था, इसलिए ज्यादा चर्चा 370 की गई? बीजेपी ने खुद बहुत ज्यादा की, जबकि कांग्रेस भी कह रही है हमने तो बोला ही नहीं 370 के लिए। ये कांग्रेस ने अगर नहीं बोला तो वो असेंबली में उसका विरोध करते, तब वो चुप क्यों बैठे? तब वो एनसी के साथ, वो पीडीपी के साथ क्यों बैठे थे? तब वो जैसे हम आए बाहर सामने तो वो हमारे साथ आते, तो दूध का पानी हो जाता। तब जैसे उनकी मंशा, अब जैसे उनको लग रहा है कि ये हमने गलती कर दी है, तो अब वो करा साहब भी बयान दे रहे हैं कि हमारा इसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी। जी। ये असेंबली में अगर वो हमारे साथ होते तो फिर हम लगता है उमर अब्दुल्ला की सरकार चलेगी 5 साल? जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चला पाएंगे। क्यों, क्या कहाँ आपको शंका हो रही है? आप आज 1 महीना हुआ, आज तक उमर अब्दुल्ला ने क्या फैसले लिए? आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा आज तक क्या किया उन्होंने। जनता सब पर जानती है। आप लोग पावर ही नहीं दे रहे उनको, तो कैसे काम करेंगे? केंद्र अब सरकार वो पावर नहीं अब दे रही। चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, पावर से ज्यादा पावर हो क्या देनी है उनको? तो चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो डॉक्टर राजीव भगत का कहना है कि लगता नहीं है उमर अब्दुल्ला 5 साल अपनी सरकार पूरी तरह से चला पाएंगे। जिस तरह से हालात हैं, काम तो कुछ खास हुआ नहीं है। वहीं उनका ये कहना है कि वो प्रतिबद्ध हैं अपनी जनता के लिए, और जनता को केवल एक विधायक नहीं बल्कि एक डॉक्टर के रूप में एक विधायक मिला है। आप अपनी दिक्कतें अपने मर्ज लेके आइए और आपको दवाई डॉक्टर साहब देंगे। तो बहुत कम ऐसे विधायक होते हैं जो लोगों के साथ बहुत जुड़े होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही राजीव भगत आगे चलते रहेंगे। पृष्ठभूमि भी इनकी सियासत से है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में इनका परिवार रहा है, मगर खुद इन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़के जीता है, और ये कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है स्टेटहुड का। तो ये थे बिश्नाह के विधायक, और उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जान पाए कि विधायकों की सोच है क्या जनता के लिए।